हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद साहिल। आज इस वीडियो में हम क्लास 9th की हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर यानी कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी फ्रांस was ruled by a king named Louis XVI who belonged to Bourbon family. Upon his accession, the new king found an empty treasury. तो जब लुई 16 को किंग बनाया गया तो फ्रांस के पास जो खजाना था वो बिल्कुल खाली था। ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस, चलिए इन रीजंस को समझते हैं कि खजाना खाली क्यों था, एम्प्टी ट्रेजरी क्यों थी। चलिए समझते हैं फ्रांस की ट्रेजरी क्यों खाली हुई। फ्रांस काफ़ी साल से बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ वॉर लड़ रही थी, जिसकी वजह से उसके फाइनेंशियल रिसोर्सेज पे इम्पैक्ट आ रहा था। जब हम किसी कंट्री के साथ वॉर लड़ते हैं तो हमारा डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है। डिफेंस एक्सपेंडिचर क्या होता है? जैसे वो टैंक्स को मेंटेन करने का कॉस्ट, आर्मी को मेंटेन करने का कॉस्ट, वेपन्स देने का कॉस्ट, तो ये सारा कॉस्ट बढ़ जाता है, जिसकी वजह से एक फाइनेंशियल ओवरलोड आ जाता है कंट्री के ऊपर। द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एन एक्स्ट्रावेंजेंट कोर्ट एट इमेंस पैलेस ऑफ वर्सलीज। तो जो रॉयल लाइफस्टाइल था वो बहुत ज़्यादा खर्चीला था, बहुत ज़्यादा फैंसी लाइफस्टाइल था रॉयल लाइफस्टाइल, जिसको मेंटेन करने का कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई था। फ्रांस हेल्प्ड 13 अमेरिकन कॉलोनीज टू गेन देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम द कॉमन एनिमी ब्रिटेन। फ्रांस का एनिमी भी ब्रिटेन था और फ्रांस ने 13 अमेरिकन कॉलोनीज को हेल्प किया अपनी इंडिपेंडेंस लेने के लिए। और ये जो वॉर लड़ा फ्रांस ने, इसकी वजह से फ्रांस के ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा हो गया, जो कि 2 बिलियन लीवर्स तक चला गया। द लीडर्स हु गेव द स्टेट क्रेडिट नाउ बिगेन टू चार्ज 10% इंटरेस्ट ऑन लोन। जिन लोगों ने फ्रांस को पैसा उधार पे दिया था, लोन दिया था, अब वो ब्याज लेने लग गए 10% पे। रेगुलर एक्सपेंसेस सच एज कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग आर्मी, द कोर्ट एंड रनिंग गवर्नमेंट ऑफिस एंड यूनिवर्सिटीज़, ये सारी कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी, जिसकी वजह से फ्रांस के ऊपर एक फाइनेंशियल ओवरलोड बढ़ता जा रहा था और फ्रांस की वेल्थ जो थी वो कम होती जा रही थी और आगे जाकर ट्रेजरी खाली हो गई। चलिए इस टॉपिक को एक बार शॉर्ट में समराइज कर लेते हैं। ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी फ्रांस के राजा का नाम लुई 16 था, जो कि बोर्बन फैमिली को बिलोंग करते थे। और जब उनको थ्रोन मिला तो फ्रांस की जो ट्रेजरी थी वो एम्प्टी थी। इसके रीजंस क्या थे? फ्रांस बहुत साल से वॉर लड़ रहा था, जिसकी वजह से फ्रांस की फाइनेंशियल हेल्थ बहुत ज़्यादा कम हो गई थी। एक्स्ट्रावेंजेंट कोर्ट यानी कि रॉयल लाइफस्टाइल को मेंटेन करने का जो कॉस्ट था वो बहुत ज़्यादा हाई था, बहुत ज़्यादा फैंसी लाइफस्टाइल रॉयल लोग जीते थे। फ्रांस ने 13 अमेरिकन कॉलोनीज़ को हेल्प किया अपनी इंडिपेंडेंस गेन करने के लिए ब्रिटेन से। और जो फ्रांस ने वॉर लड़ा उसकी वजह से फ्रांस के ऊपर कर्जा चढ़ गया, जिसका कॉस्ट 2 बिलियन लीवर्स था। जिन लोगों ने फ्रांस को पैसे दिए थे वॉर लड़ने के लिए, अब वो इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज करने लगे, जिसका रेट 10% था। रेगुलर एक्सपेंसेस, रूटीन एक्सपेंसेस, जैसे कि आर्मी को मेंटेन करने का कॉस्ट, कोर्ट को मेंटेन करने का कॉस्ट, गवर्नमेंट को रन करने का कॉस्ट, ऑफिस और यूनिवर्सिटीज़ को रन करने का कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई था, जिसकी वजह से किंग ने प्रपोज किया कि अब वो दोबारा टैक्सेस को बढ़ाएगा। ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी फ्रांस की सोसाइटी के अंदर इनइक्वालिटी थी। चलिए इस इनइक्वालिटी को समझते हैं। फ्रेंच सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इंटू 3 एस्टेट, यानी कि फ्रांस की टोटल पॉपुलेशन को हम 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट एस्टेट वॉज नोन एज द क्लर्जीमैन, द सेकेंड एस्टेट वॉज नोन एज द नोबल्स एंड द थर्ड एस्टेट कंसिस्टेड ऑफ द कॉमन पीपल हु वर मोस्टली पीजेंट्स। तो यहाँ पे इनइक्वालिटी कैसे आई? फ्रांस के अंदर जो क्लर्जी के लोग थे और नोबिलिटी के लोग थे, उनको कुछ प्रिविलेजेस मिलते थे, जन्म से अधिकार मिलते थे, सोसाइटी के अंदर, समाज के अंदर एक अलग अस्तित्व, एक अलग स्टेटस मिलता था और उनको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता था। हालांकि वो अपने अपने सेपरेट टैक्स कलेक्ट करते थे। टैक्सेस का सारा बर्डन कॉमन पीपल के ऊपर होता था, कॉमन पीपल को ही सारा टैक्स देना पड़ता था। तो इनडायरेक्टली फ्रांस को फाइनेंस करने वाले कॉमन पीपल थे। द बर्डन ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी ऑफ द फ्रेंच सोसाइटी वॉज बोर्न ऑल अलोन बाय द थर्ड एस्टेट, यानी कि कॉमन पीपल ही फ्रेंच सोसाइटी में सारा का सारा टैक्स का बर्डन पे कर रहे थे और उन्हीं के पैसे से ये क्लर्जी और नोबिलिटी के लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे थे। यही इनइक्वालिटी का कोज था कि थर्ड एस्टेट को अकेले टैक्स देना पड़ता था। The French society was divided into 3 estates. The first estate consisted of clergymen, the second estate consisted of nobles, and the third estate consisted of common people. Most of them were peasant. While the peasant comprised about 90% of the French population, only few owned land. 60% of land was owned by the members of first two estate. फ्रांस की पॉपुलेशन के अंदर मेजोरिटी जो पोर्शन है वो पीजेंट्स ही है। 90% पॉपुलेशन जो है पीजेंट्स है और उनके पास लैंड नहीं है, बहुत कम लोगों के पास अपनी ज़मीन है। 60% जो फ्रांस का लैंड है उसके मालिक तो क्लर्जी और नोबिलिटी के ही लोग हैं। तो जो पीजेंट्स है यानी कि कॉमन पीपल है, वो अपनी लाइफ बहुत ज़्यादा मिजरी के अंदर जी रहे थे। एक तो उनको टैक्सेस देना है और उनके पास अपनी ज़मीन भी नहीं है, और ज़मीन के मालिक कौन है? क्लर्जी और नोबिलिटी के लोग।
One of the many reasons why the revolution broke out was only the member of third estate paid the taxes to the state. The member of first and the second estate were exempted from payment of any taxes to the king. फ्रांस में रेवोल्यूशन का एक कारण ये भी है कि जो थर्ड एस्टेट के लोग हैं उन्हीं को सारा टैक्स देना पड़ता है, और जो फर्स्ट और सेकंड एस्टेट के लोग हैं यानी कि क्लर्जी और नोबिलिटी के जो लोग हैं उनको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। उनको टैक्स देने पे छूट है, रियायत है, उनको कोई भी टैक्स देना नहीं पड़ता, सारा टैक्स थर्ड एस्टेट के लोग दे रहे हैं। The nobility and the clergy enjoyed many privileges in the French society. The noble extracted feudal dues from the peasants, and the latter were compelled to provide services to the nobleman by working in his field, houses, and they also had to serve the army. फ्रेंच सोसाइटी के अंदर इनइक्वालिटी थी। नोबिलिटी और क्लर्जी के लोगों को कुछ जन्म सिद्ध अधिकार मिलते थे जो हर नागरिक को नहीं मिलते थे, इनको हम प्रिविलेजेस कहेंगे। नोबिलिटी के लोगों को प्रिविलेजेस जो मिलती थी उनको फ्यूडल प्रिविलेजेस कहा जाता था। क्लर्जी के लोगों को जो प्रिविलेजेस मिलती थी उनको प्रिविलेजेस बाय बर्थ कहा जाता था। तो जो क्लर्जी और नोबिलिटी के लोग थे उनको एक एक्स्ट्रा एडवांटेज मिल रहा है सोसाइटी के अंदर। नोबल्स फ्यूडल ड्यूज कलेक्ट करते थे पीसेंट से। नोबल्स अमीर लोग होते थे, उनके पास ज़मीन होती थी, वो ज़मीन का किराया लेते थे। किन लोगों से लेते थे? लैंडलेस पीसेंट से लेते थे। और जो लैंडलेस पीसेंट होते थे इन रिटर्न उनको नोबल्स के घर में काम करना पड़ता था, उनकी फील्ड्स में काम करना पड़ता था, और उनको आर्मी को भी सर्व करना पड़ता था। द चर्च ऑल्सो कलेक्टेड रिलीजियस टैक्सेस फ्रॉम द पीपल नोन एज द टिथ्स। तो जो चर्च के लोग थे वो भी रिलीजियस टैक्स यानी कि धर्म के नाम पे टैक्स लेते थे आम लोगों से, जिसको टिथ्स कहा जाता था। जो थर्ड एस्टेट के लोग थे उनको दो अलग अलग टैक्सेस को पे करना होता था। एक टैक्स उनसे रिलीजियस टैक्स होता था जो चर्च कलेक्ट करती थी जिसका नाम था टिथ्स, और एक दूसरा टैक्स होता था जो कि एक इनडायरेक्ट टैक्स था जिसका नाम टेली था, जो डेली एसेंशियल आइटम पे लगता था जैसे कि टोबैको, सोल्ट एंड मैनी अदर एवरीडे आइटम्स। द चर्च ऑल्सो कलेक्टेड रिलीजियस टैक्सेस फ्रॉम द पीपल नोन एज द टिथ्स। द मेंबर ऑफ थर्ड एस्टेट हैड टू पे डायरेक्ट टैक्स टू द स्टेट नोन एज टेली। Indirect tax were imposed on tobacco, salt and many other everyday items. Thus the third estate was seething with the financial difficulties. तो सारा का सारा टैक्सेस का बर्डन थर्ड एस्टेट के ऊपर है। थर्ड एस्टेट को दो अलग अलग टैक्सेस देना है। समाज में उनको कोई इज्जत नहीं मिलती थी, कोई रुतबा नहीं था उनका। जो फर्स्ट एस्टेट और सेकंड एस्टेट के लोग थे यानी कि क्लर्जी और नोबिलिटी, उनको प्रिविलेजेस बाय बर्थ और फ्यूडल प्रिविलेजेस मिलते थे। तो सारी की सारी डिफिकल्टीज मिजरी जो थी थर्ड एस्टेट के लोगों के ऊपर थी, यानी कि कॉमन पीपल अपनी लाइफ बहुत ज़्यादा दुख के अंदर जी रहा था, बहुत ज़्यादा मिजरी के अंदर जी रहा था। मोर ओवर लुई 16 वॉज अ ऑटोक्रेटिक रूलर जो अपनी लग्जूरियस लाइफस्टाइल से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता था। वो अपनी प्रजा के लिए, अपने लोगों के लिए कुछ अच्छा नहीं करना चाहता था, उसको बस अपनी लाइफ कंफर्ट से जीनी थी। तो फ्रांस के अंदर बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज थी जिसका सारा का सारा बर्डन जो है कॉमन पीपल के ऊपर आ रहा था। चलिए फ्रेंड्स, हम अपने अगले टॉपिक राइजिंग मिडिल क्लास को समझते हैं। पीजेंट्स एंड वर्कर्स लैक्ड इकोनॉमिक रिसोर्सेज टू ब्रिंग चेंजेस इन सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्डर ऑफ फ्रांस। पीजेंट्स और वर्कर्स ये लैंडलेस लोग थे, इनके पास इतना पैसा नहीं था कि फ्रांस के अंदर कोई बड़ा रेडिकल चेंज लेके आए। उसी टाइम एक नया सोशल ग्रुप एमर्ज होता है जो कि अमीर भी होता है और पढ़ा लिखा भी होता है। A new social group emerged which was rich and educated with new vision and ideas and they were known as the middle class. तो थर्ड एस्टेट के अंदर से ही एक नया सोशल ग्रुप निकल के आता है जो कि अमीर भी होता है और पढ़ा लिखा भी होता है, जिनके पास नया सोचने का नज़रिया होता है, एक नया विजन होता है, जिसको मिडिल क्लास बोला गया। मिडिल क्लास थर्ड एस्टेट का ही एक पार्ट था। मिडिल क्लास इंक्लूडेड प्रोफेशनल्स लाइक lawyers, court officials, and all these people were educated and they opposed privileges and believed a person's social position must be based upon merit, not by his birth in the royal family. मिडिल क्लास के अंदर प्रोफेशनल लोग भी थे जैसे कि लॉयर, कोर्ट ऑफिशियल, ये सारे के सारे लोग पढ़े लिखे थे और ये प्रिविलेजेस यानी कि एक्स्ट्रा एडवांटेजेस को जो क्लर्जी और नोबिलिटी के लोगों को मिल रहे थे उनको अपोज करते थे और ये बिलीव करते थे कि समाज में एक व्यक्ति का जो पोजीशन है वो उसके काम से होना चाहिए, ना कि उसका जन्म रॉयल फैमिली में हुआ है तो उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए। सबको बराबर की इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए, ज़्यादा इंपॉर्टेंस उस व्यक्ति को मिलनी चाहिए जिसका काम अच्छा है, ना कि किसी का जन्म रॉयल फैमिली हुआ है तो हम उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दें। Middle class made money through overseas trade by manufacturing woolen and silk textiles. तो मिडिल क्लास के लोग पैसा कैसे कमाते थे? ये ओवरसीज ट्रेड करते थे। क्या मैन्युफैक्चर करते थे? वुलन एंड सिल्क टेक्सटाइल्स। चलिए राइजिंग मिडिल क्लास को शॉर्ट में समझते हैं। पीजेंट्स और वर्कर्स के पास इकोनॉमिक रिसोर्सेज यानी कि धन की कमी थी जिसकी वजह से वो सोसाइटी के अंदर कोई भी रेडिकल चेंज नहीं ला पा रहे थे।
उसी टाइम एक नया सोशल ग्रुप इमर्ज होता है जो रिच भी होता है, एजुकेटेड भी होता है, जिसके पास नया सोचने का नज़रिया होता है, नए आइडियाज़ होता है। ये थर्ड स्टेट का एक पार्ट होता है जिसको मिडिल क्लास कहा गया। मिडिल क्लास के अंदर प्रोफेशनल लोग होते हैं, लॉयर्स, कोर्ट ऑफिशियल्स, जो कि पढ़े लिखे होते हैं और जो प्रिविलेजेस को, एक्स्ट्रा एडवांटेज जो क्लर्जी और नोबिलिटी के लोगों को मिल रहे हैं उनको अपोज करते हैं, और ये बिलीव करते हैं कि समाज में एक व्यक्ति की जो पोजीशन है वो उसके काम पे निर्भर करनी चाहिए। अगर उसका बर्थ रॉयल फैमिली में हुआ है तो ये चीज़ उसकी पोजीशन को डिटरमाइन नहीं करेगी। मिडिल क्लास के लोग ट्रेड करते थे, ओवरसीज ट्रेड करते थे, मैन्युफैक्चर करते थे वुडन और सिल्क टेक्सटाइल, इसी से वो अपना पैसा कमाते थे। चलिए हम अपने अगले टॉपिक फिलोसफर्स एंड देयर थिंकिंग को समझते हैं। फिलोसफर्स सच एज जॉन लोकी एंड जीन जैक रोज्यू पुट फॉरवर्ड द आइडिया ऑफ अ सोसाइटी बेस्ड ऑन फ्रीडम, इक्वालिटी एंड इक्वल लॉज। तो कुछ फिलोसफर्स आए जैसे कि जॉन लोकी, जीन जैक रोज्यू। इनका सोचने का नज़रिया बहुत ज़्यादा अलग था। इन्होंने एक ऐसा समाज चाहा जिसके अंदर सामान्य व्यक्ति को आज़ादी मिले, सबको इक्वालिटी मिले और सबके लिए सामान्य कानून हो। ये फिलोसफर्स फ्रेंच सोसाइटी के अंदर चेंज लाना चाहते थे, वो लोगों को इंस्पायर करना चाहते थे। तभी उन्होंने अपनी बुक लिखी ताकि लोग इनकी बुक को पढ़े और उसका एक्स्ट्रा एडवांटेज लोगों को मिले, उनका सोचने का नज़रिया बदल जाए। In his book, Two Treaties of Government, John Locke opposed absolute right of the autocratic monarch. जॉन लोकी ने अपनी बुक टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट के अंदर लिखा, राजा अपनी मनमर्जी से जो पावर चलाता है वो गलत है। जीन जैक रोजियो ने लिखा कि लोगों और सरकार के बीच में एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, जो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं और जो गवर्नमेंट है उनके बीच में एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, जिसको मॉडर्न डे में हम डेमोक्रेसी भी कहते हैं। In the spirits of law, Montesquieu proposed division of power within the government, the legislature, the executive and the judiciary. तो आजकल की डेमोक्रेसी में हम ये कॉन्सेप्ट देखते हैं। उस टाइम मोंटेस्क्यू ने अपनी बुक्स के अंदर ये लिखा था कि सरकार के अंदर पावर जो है उसको इक्वली डिवाइड करना चाहिए, अलग अलग ऑर्गन्स के पास अलग अलग पावर होनी चाहिए। अगर पावर्स का कंसंट्रेशन एक ही व्यक्ति के हाथ में होगा वो पावर को मिसयूज करेगा। तो इन्होंने बोला कि गवर्नमेंट की पावर जो है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के अंदर बांटनी चाहिए। इन फिलोसफर्स के आइडियाज़ को लार्ज स्केल पे डिस्कस करने लगे लोग। इन फिलोसफर्स के आइडिया को लार्ज स्केल पे डिस्कस करा जाने लगा, जैसे कि सैलून्स में, कॉफ़ी शॉप्स में इनकी राइटिंग्स को पढ़ा जाने लगा। जो लोग अनपढ़ थे उनके लिए इनकी राइटिंग्स को लाउडली रीड किया गया ताकि वो भी इनका बेनिफिट ले पाए। इन फिलोसफर्स के आइडिया को बुक्स और न्यूज़पेपर के माध्यम से लोगों में फैलाया गया ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें और वो फ्रीडम के स्ट्रगल में, फ्रेंच रेवोल्यूशन में ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें। चलिए फिलोसफर्स एंड देयर थिंकिंग को शॉर्ट में समझते हैं। फिलोसफर सच एज जॉन लोकी एंड जीन जैक रोज्यू, इन्होंने ऐसे आइडियाज़ दिए कि एक ऐसी सोसाइटी होनी चाहिए जहाँ पे लोगों को आज़ादी मिले, सब लोगों को सामान्यता मिले, सबके लिए सामान्य कानून हो। टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट में जॉन लोकी ने लिखा कि किंग अपनी मनमर्जी से जो भी पावर गलत वे में एक्सरसाइज करता है हमको उसको अपोज करना चाहिए। जीन जैक रोजियो ने एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में बताया जहाँ पे सोशल कॉन्ट्रैक्ट होगा लोगों और उनके रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच में। पीरियड्स ऑफ लॉ में मोंटेस्क्यू ने बताया कि गवर्नमेंट के अंदर पावर्स का डिवीजन होना चाहिए, पावर को जो है एक व्यक्ति के हाथ में ना दे के बांटना चाहिए अलग अलग ऑर्गन्स में, जैसे कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। इन फिलोसफर्स के आइडियाज़ को लार्ज स्केल पे डिस्कस करना जाने लगा, सैलून्स में, कॉफ़ी शॉप्स में, और अनपढ़ लोगों के लिए जो से इनको लाउडली रीड करने लगे लोग ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले पाए। ये जो फिलोसफर्स के आइडियाज़ थे ये बुक्स और न्यूज़पेपर के माध्यम से लोगों के पास पहुंच रहे थे ताकि वो लोग बढ़ चढ़ के फ्रेंच रेवोल्यूशन में, फ्रीडम के स्ट्रगल में पार्टिसिपेट करें, उनका इंटरेस्ट मोबिलाइज हो जाए। आई होप आप सभी को फ्रेंच रेवोल्यूशन के ये टॉपिक समझ आ गए होंगे। ऐसे ही रेगुलर कंटेंट के लिए मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद साहिल को सब्सक्राइब कीजिए। स्टे ट्यून्ड। जय हिंद, जय भारत।